हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जैक बोर्ड सोशल साइंस का यदि हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टर्म 1 में सेट 1 से सेट 5 तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब टोटल हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, जिससे कि हम लोग आसानी से टर्म 1 के सारे पेपर को बना सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ये भी और ये भी होगा। इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? देखिए, 4 परिवार दिया गया है और 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, तो 4 परिवार को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 गुना 4, 20,000 हो जाएगा आपका, 5,000 करते हुए। और 3 परिवार का आय दिया हुआ है, देखिए ऐड कीजिएगा तो कितना है? 4,000 और 7,000, 11,000 और 3, 14,000। तो 14,000, तो चौथा परिवार का कितना होना चाहिए ताकि 20,000 हो जाए? तो 6,000 होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 6,000 घ ऑप्शन, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? जो मानव विकास रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य भी देखता है, शिक्षा भी देखता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखता है। तो उपरोक्त तो सभी को कंसीडर करते हुए किसी देश की तुलना करती है। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? उसे हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन क्या है, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वन का उत्पाद को आप संग्रह कर रहे हैं, बेसिकली वन से रिलेटेड कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, तो वो किस में आएगी? कृषि क्षेत्रक में बेसिकली हम बोल सकते हैं। और वो किस में आता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक। वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन करना होता है, अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं संगठित क्षेत्रक। क्या बोलते हैं हम लोग? संगठित क्षेत्रक। सब नियम फॉलो करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, यदि हम लोग देखें तो रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, तो खेतों में काम करता है मतलब प्रथम क्षेत्रक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएंगे? यदि हम लोग बात करें तो एक टैक्सी ड्राइवर और शिक्षक, ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो कौन कौन हुए? नरेश और राकेश। तो नरेश और राकेश कौन सा ऑप्शन है आपका? ग नंबर ऑप्शन, नरेश और राकेश। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के तहत वो अपना पंजीयन करवाता है। तो इसे कितने दिनों की कम से कम रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो वो है 100 दिनों की। कितने दिनों की? 100 दिनों की गारंटी मिल जाएगी रोजगार की, ठीक है। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण का चचेरा भाई करण 1 वर्ष तक काम करता है उन लोगों के साथ मिलकर, परंतु कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता है। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखिए, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ, इसका मतलब वो काम किया तो पूरी तरह से काम नहीं किया। तो मतलब यदि हम लोग इस तरह के बेरोजगारी को बात करते हैं तो इस तरह के बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। काम तो सबने किया, लेकिन जो काम किया उसका जो उत्पादन में है उसमें कोई फर्क नहीं आया, उत्पादन उतना का उतना ही रह गया। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो देखिए, अंतिम उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है ताकि हम लोग दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, मतलब 2 बार हम किसी चीज़ को ना गिन लें, ठीक है। जैसे कि गेहूं से आटा बना, फिर आटा से बिस्किट बनाएंगे, तो पहले बार गेहूं का दाम जोड़ेंगे, फिर आटा का जोड़ेंगे, फिर बिस्किट का जोड़ेंगे, तो ऐड हो जाएगा। इसलिए हम लोग लास्ट में सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बिस्किट का दाम जोड़ लेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले सेट में, सेट 2 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, औसत आय
प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। ये सेट 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देश की कुल आय निकालते हैं और उसको भागा दे देते हैं देश की कुल जनसंख्या से। तो किस में दिया गया है, पहला ऑप्शन, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या करना है, भागा दे देना है। उसके बाद है विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो देखिए, देश को वर्गीकरण करने के लिए जो विश्व बैंक है वो यूज करता है प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम लोग औसत आय बोलते हैं, प्रति व्यक्ति औसत आय, ठीक है। नवीकरणीय साधन का उदाहरण है भूमिगत जल। नवीकरणीय साधन का उदाहरण कौन है, भूमिगत जल। लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी दो व्यक्ति का लक्ष्य जो है विकास का वो सेम नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। तो भिन्न होंगे या फिर परस्पर विरोधी हो सकते हैं। किसी एक के लिए लाभदायक होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा, हानिकारक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रामू एक किसान है। देखिए, इस क्वेश्चन का मैंने अभी जिक्र किया था कि गेहूं से आटा हो गया, फिर आटा से हम लोग चीनी और तेल का यूज करते हुए बिस्किट बनाते हैं और उस बिस्किट को बेच देते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस वस्तु का मूल्य को लिया जाएगा। तो जो अंतिम वस्तु होता है उसी का मूल्य लिया जाता है। तो अंतिम वस्तु है हमारा बिस्कुट। तो किसका मूल्य लिया जाएगा, बिस्कुट का। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। तो विनिर्माण मतलब किसी चीज का निर्माण करना। तो ये हम लोगों को आता है द्वितीयक क्षेत्रक में। किस क्षेत्रक में होगा, द्वितीयक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ पे उसको सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं, मतलब जिस दिन काम नहीं करेगी उस दिन उसको वेतन नहीं मिलने वाला है। सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहाँ वो कुछ दिन काम करती है, जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, मतलब छुट्टी भी मिलेगा और पैसा भी मिल जाएगा। तो संगठित में कौन काम कर रही है और असंगठित में। तो सीता कर रही है संगठित में काम और अनीता कर रही है असंगठित में काम। सीता किस में कर रही है, संगठित में। अनीता किस में कर रही है, असंगठित में, ठीक है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही क्या होता है, शामिल होता है। जब बिस्किट वाला एग्जाम्पल लिए तो बिस्कुट यदि हम लोग लेते हैं तो बिस्कुट का मूल्य में पहले से ही आटा का मूल्य शामिल है उसमें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब अस्तित्व में आया। सन 2005 ईस्वी में लाया गया इसे। इसके तहत 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है और यदि रोजगार जब तक नहीं दे पाई सरकार तो आपको क्या देगी, रोजगार भत्ता देगी, मतलब बेरोजगारी भत्ता देगी, रोजगार नहीं बेरोजगारी भत्ता। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो भंडारण जो है हम लोगों को क्या करना है, स्टोर करना है, किसी चीज़ को रखना है। तो वो हम लोगों का किस क्षेत्र में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में। क्योंकि प्राथमिक हो जाएगा कृषि से संबंधित, द्वितीयक में हो जाएगा विनिर्माण, किसी चीज़ का निर्माण करना, और तृतीय क्षेत्र होगा हम लोग का सिर्फ सेवा देना। तो भंडारण किस क्षेत्र में आएगी, तृतीय क्षेत्र में। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग सेट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सेट 3 जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन फिर से वही है कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। तो किसी देश की कुल आय को यदि हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। वे देश जिनकी, यहाँ पे की नहीं होगा, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश किस निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं, समृद्ध देश या फिर विकसित देश बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, जिसका 995 से कम होगा, ठीक है, इससे कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे निम्न आय वाला देश, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, निम्न आय वाला देश, अविकसित बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य मतलब सबका विकास यदि हम लोग बात करते हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ अपना विकास नहीं और ना ही सिर्फ दूसरा का विकास, अपना विकास के साथ साथ दूसरा का विकास। तो मतलब विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो हम लोग यदि बात करें किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है तो वो है हम लोगों का केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया तथा जनसंख्या 5000 हो तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का आय 500 है और जनसंख्या कितना दिया हुआ 5000।
तो कुल आय कैसे मिलेगा, इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, तो 25 और 5 जीरो जिसमें होगा, तो 25 और 5 जीरो किस में है, ए नंबर ऑप्शन हम लोग का, मतलब का नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं। तो देखिए आपको ख नंबर ऑप्शन दिख रहा है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र हो गया हम लोग का विनिर्माण करना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि काम तो हो रहा है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो उत्पादकता है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब जो उत्पादन हो रहा था पहले उतना ही अभी भी हो रहा है। तो हम लोग बात करेंगे तो ग हो जाएगा आंसर, नियोजित है लेकिन उत्पादकता क्या है, शून्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या बोलता है, 14 तथा 15 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है। तो इसे प्रतिशत नहीं अनुपात होगा यहाँ पे, तो अनुपात को हम लोग बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। क्या बोलते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो संगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, जिसमें सरकार का क्या होता है, कंट्रोल होता है, सरकार जिसको कंट्रोल करके रखती है। तो यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित है। हाँ, जहाँ रोजगार की शर्तें क्या है, नियमित है, सरकार के नियंत्रण से बाहर, ये गलत। या कम वेतन प्रदान करता है, ये भी गलत। नौकरियां नियमित नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो कौन सा क्षेत्रक होगा जिसे सेवा क्षेत्रक हम लोग कहते हैं, तो वो है हम लोगों का तृतीयक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक होगा, तृतीयक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास। अगला क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, सेट 4 में हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए सेट 4 में क्या दिया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, देखिए ध्यान रखिएगा, सेट 4 है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, यूएनडीपी किसी देश के विकास को आंकने के आधार की निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यूएनडीपी के अनुसार बताना आपको, यूएनडीपी के अनुसार, तो वो प्रति व्यक्ति आय, लोगों के शिक्षा का स्तर और लोगों का स्वास्थ्य का स्तर सभी को मानते हुए किसी देश को विकसित बताता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 12,056 से अधिक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे समृद्ध देश या फिर विकसित देश, $995 से कम होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे निम्न आय वाला देश। इसका मतलब क और ख इसका दोनों सही आंसर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय। क्या बोलते हैं, औसत आय। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुल आय को कुल जनसंख्या से क्या करते हैं, भागा देते थे। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो आने वाली पीढ़ी को कौन परिभाषित करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं धारणीय विकास। क्या बोलते हैं हम लोग, धारणीयता, विकास की धारणीयता, धारणीय विकास। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें तो सेवा क्षेत्र में हम लोगों का मेनली जिसमें हम लोग सेवा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि परिवहन, संचार और बैंकिंग। परिवहन, संचार और बैंकिंग। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है। जीडीपी को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें आप स्टार्टिंग में महात्मा गांधी भी लगा सकते हैं, महात्मा गांधी, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार कितने दिन की काम देती है, 100 दिन की। ठीक है, कितने दिन की काम, 100 दिन। तो 100 दिन देखिए आपका दोनों जगह है, तो आप किसी एक जगह में टिक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। तो देखिए आपको वेतन भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगा, ये एक ही क्षेत्र है जिसमें हम लोग बोलते हैं संगठित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा, संगठित क्षेत्र। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है। देखिए अल्प बेरोजगारी जो छुपी बेरोजगारी थी हम लोग, तो हम लोग को जितना कार्य कर सकते थे उससे कम काम कर रहे हैं, शुद्ध ढंग से काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा। उनके कार्य के लिए भुगतान किया जाए, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं।
ठीक है। देखिए सेट 4 का अगला क्वेश्चन, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो उत्पादन मतलब प्रोडक्शन और उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, तो इसके बीच में बाजार होता है मार्केट, तो मार्केट किस में आता है, बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। तो संबंध कौन स्थापित करेगा, तृतीयक क्षेत्रक। अगला सेट में हम लोग आते हैं जिसे सेट 5 सबसे लास्ट सेट, इसे करने के बाद हम लोग का इकोनॉमिक्स हो जाएगा कंप्लीट। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, हर बार घूम घूम के एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है घुमा के। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकते हैं, वो चाहती है कि उसका भाई को जितना स्वतंत्रता मिला है उसे भी उतनी स्वतंत्रता मिले। ठीक, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, ये क्वेश्चन फिर से आया। इसमें हम लोग देखे थे कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। अगला है निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत की यदि हम लोग बात करें तो मुख्य स्रोत है कोयला, जिससे हम लोग को मिलता है विद्युत। तो 35 से 40% ऊर्जा का जो स्रोत है वो हम लोगों को मिलता है कोयला से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। तृतीय क्षेत्र की बात किया जा रहा है, तो जिसमें सेवा, तो देखिए ये भी सेवा है, ये भी सेवा, बैंकिंग सेवा है, अध्यापन भी सेवा है, किसी कॉल सेंटर, मधुमक्खी पालन जो है वो किस में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। इसलिए तृतीय क्षेत्र में नहीं बोला था तो मधुमक्खी पालन हो जाएगा आंसर आपका। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, अभी बताया था हमने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया था। इसके तहत 100 दिन तक आदमी को जॉब मिलेगा, रोजगार की गारंटी। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, तो देखिए कुल उत्पादित क्या होना चाहिए, अंतिम वस्तुएं होना चाहिए और सेवा होना चाहिए। ठीक है, सभी वस्तु नहीं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, कौन सा क्षेत्रक होगा, संगठित क्षेत्रक होगा। तृतीयक भी होगा इसका, क्योंकि नर्स का काम करती है तो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन तृतीयक ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संगठित क्षेत्रक। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो ऐसे यदि हम लोग बात करें तो सेवा के क्षेत्र में भी कुछ बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे कि कोई ऑटो चला रहा है तो हमेशा तो उसको पैसेंजर तो नहीं मिलता है ना, बहुत देर बैठना भी पड़ता है। लेकिन यदि हम लोग जनरली बात करें तो उसका आंसर क्या होगा, कृषि क्षेत्रक हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा, कृषि क्षेत्रक में ज़्यादा बेरोजगारी देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते, तो किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते, तो इसका आंसर क्या होगा, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो कभी माल का उत्पादन नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, सेवा। ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसे लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके और आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, बोर्ड का तैयारी अच्छे से करें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।